हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है शीत युद्ध। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ 30 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इसमें, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1945। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो सही आंसर है इसका बी, 1945। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद का जो समय था उस टाइम पे यूएसए और सोवियत संघ, ठीक है, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर भी कह सकते हैं हम इसको, सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति हो गई थी बहुत ज़्यादा, और इसी तनाव की स्थिति को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कब स्टार्ट हुआ था ये, 1945 में। देखिए, 1945 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब यूएसए और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के बीच बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति हो गई थी। कैसे हो गई थी? देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब यूएसए, ब्रिटेन, रूस, ये सब एक साथ ही लड़े थे, है ना। यूएसए, ब्रिटेन, रूस, ये सब एक साथ लड़े थे, और दूसरे तरफ कौन था? इटली, जर्मनी, ठीक है, इटली, जर्मनी, जापान, ये धुरी राष्ट्र थे, ये एक तरफ थे। तो इनका आपस में एक दूसरे से इन्हें मुकाबला किया था। तब तो ये बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो यूएसए है और यूएसएसआर है, मतलब सोवियत संघ है, उसके बीच में तनाव की बहुत ज़्यादा स्थिति बढ़ गई, बहुत तीव्र मतभेद होने लगा। तो ये जो तनाव है क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, शीत युद्ध का अर्थ है, ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, युद्ध के तनाव की तरह। ठीक है, मतलब शीत युद्ध का मतलब ये है कि कहीं युद्ध नहीं हो रहा है, कोई सैनिक नहीं है, कोई आपस में एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, कोई गोलाबारी विस्फोट कुछ नहीं हो रहा है। शीत युद्ध का मतलब है कि जो आपसी तनाव है, जो मतभेद है, वही अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, ये सिर्फ धमकियों तक सीमित था। इस युद्ध में कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का वाक युद्ध था, है ना। वाक युद्ध कैसे कि कागज, पत्र पत्रिका, रेडियो, प्रचार साधनों तक ही ये लड़ा गया था, इसलिए क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है बी, अमेरिका। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। देखिए क्या हुआ था, पश्चिमी यूरोप, जो पश्चिमी यूरोप था, इसमें क्या हुआ था, इसके अधिकतर जो कंट्रीज थी, इसके जो अधिकतर देश थे, ये अमेरिका के पक्ष में थे। ठीक है, वेस्ट साइड वाले जो देश थे यूरोप के, वो सब किसके साइड में थे? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के पक्ष में थे, और इन्हीं के समूह को मिलाकर क्या कहा गया था? पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, जितने लोग अमेरिका के सपोर्ट में थे वेस्ट साइड से, उन्हीं सबको मिलाकर पश्चिमी गठबंधन इसे कहा गया है। इसमें शामिल कंट्री कौन कौन सी थी? तो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, नॉर्वे, इसके साथ साथ फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। ये कुछ ऐसे थे जो शीत युद्ध में पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा थे ये देश, और इसका अगुवा कौन था? तो वो था अमेरिका। ठीक है, अगुवा यानी कि आप समझ सकते हैं नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था अमेरिका। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रूस। रूस मतलब कि अभी रूस से पहले ये सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, यही क्या था? पूर्वी गठबंधन का अगुवा था। और इस समय जो पूर्वी यूरोप की कंट्रियाँ थी, ठीक है, पश्चिमी यूरोप की कंट्री किसका साथ दे रही थी? अमेरिका का। और पूर्वी यूरोप की जो मोस्ट कंट्रियाँ थी वो किसका साथ दे रही थी? वो दे रही थी रूस का या सोवियत संघ का। ठीक है, इनमें कौन कौन सी शामिल थी? तो पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, ठीक है, रोमानिया, ये सब वो कंट्रियां हैं जो पूर्वी गठबंधन का हिस्सा थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका अगुवा कौन था, तो वो था रूस। नेक्स्ट,
किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का। ठीक है, कौन सी दो महाशक्ति थी जिनका वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो सही आंसर हो जाएगा यूएसए और यूएसएसआर। देखिए हुआ क्या था कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ उस टाइम पे हर कोई अपने आप को महाशक्ति के रूप में दिखाना चाहता था। ठीक है, तो इसमें मेन जो कंट्रियाँ थी वो कौन कौन सी थी? एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत रूस या सोवियत संघ। ये क्या चाहता था कि पूरे विश्व की महाशक्ति बन जाए। ठीक है, ये खुद को पूरे विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते थे। इसीलिए ये दोनों ही पूरी तरीके से, मतलब इनके पास सारे साधन थे। इनके पास परमाणु बम भी थे, है ना। परमाणु से संबंधित जो भी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं वो सभी इनके पास अच्छे तरीके से थी, अमेरिका में भी और सोवियत रूस में भी। तो ये दोनों सोचते थे जब हमारे पास सब कुछ है तो क्यों ना विश्व का नंबर 1 महाशक्ति हम ही बने। तो ये दोनों की यही टकरार थी, इसी के कारण ये शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो महाशक्ति का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था, मतलब जिनकी वजह से मेनली शीत युद्ध हुआ है, तो वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, है ना, या सोवियत संघ। इन्हीं के बीच में ये शीत युद्ध रहा है। नेक्स्ट, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, शीत युद्ध से। ठीक है, पूर्व बनाम पश्चिम, यानी कि अब क्या हो गया था? अमेरिका और रूस। ठीक है, अमेरिका और रूस या सोवियत, हम इसको सोवियत संघ कह सकते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध बना हुआ था, इसमें क्या हो गया था? ईस्ट और वेस्ट। जो अमेरिका था वो वेस्ट साइड यानी कि पश्चिमी गठबंधन, और जो रूस था या सोवियत संघ का था वो पूर्वी गठबंधन। तो इस तरीके से ईस्ट और वेस्ट दो, ये हम कह सकते हैं कि पूर्व बनाम पश्चिम की एक लड़ाई हो रही थी, एक युद्ध हो रहा था। भले वो लड़ाई अस्त्र शस्त्र से नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो मतभेद की जो लड़ाई थी वो किसके बीच हो रही थी? पूरब और पश्चिम के बीच हो रही थी। इसलिए पूरब बनाम पश्चिम ये शब्द किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो शीत युद्ध के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोवियत संघ ने। ठीक है, दो ध्रुवीय, यानी कि देखिए दो ध्रुवीय क्यों कहने लगे इसे? क्योंकि अब दो गुटों में बढ़ गया था जो पूरा विश्व था। ठीक है, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ, उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, इनमें शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, मतभेद चालू हो गया। तो अमेरिका ने कुछ कंट्री को अपने तरफ कर लिया, सोवियत संघ ने कुछ कंट्री को अपने तरफ कर लिया। तो ये वेस्ट ईस्ट वेस्ट में दोनों चीज़ें बढ़ गई। तो इसी कारण इसे क्या कहा गया? दो ध्रुवीय युद्ध भी इसे कहा गया है। तो जब दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो हमने भी देखा ईस्ट साइड कौन था? सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे सभी है। ठीक है, ये सभी जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। शुकर्णो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो। ठीक है, ये सभी। अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे हम नेम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये नेम का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए क्या हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये समझने वाली बहुत अच्छी बात है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उस टाइम पे अब क्या हो गया, हम पूरे शीत युद्ध में देखते आ रहे हैं कि दो गुट बढ़ गए। एक तो अमेरिका वाला है, दूसरा सोवियत संघ वाला है। ये दो गुट है। तो जितनी जो कंट्रियाँ थी विश्व की वो कुछ इसका साथ दे रही है, कुछ इसका साथ दे रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ था कि जो उपनिवेश थे, अभी अभी तो जो उपनिवेश हैं, जो उपनिवेशिक शक्तियाँ हैं, मतलब जो कॉलोनियाँ थी, जो किसी की गुलाम थी, वो अभी अभी तो आज़ाद होना स्टार्ट हुई हैं। अब ऐसे में ये जो उपनिवेश वाले जितने भी देश हैं वो क्योंकि अभी गुलामी से आज़ाद हुए हैं, इसलिए वो किसी का भी साथ नहीं देना चाहते थे। ना तो वो इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते थे, ना ही वो इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते, मतलब किसी भी गुट में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन किया। ठीक है, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या हुआ कि ये किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया है उसका ये हिस्सा नहीं है। ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ठीक है, अपने स्वतंत्र और तटस्थ रहने की इनकी मांग थी। तो इन्होंने क्या किया, 1955 में एक बांडुंग सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्होंने पहला कदम उठाया किसका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और इसी के तहत 1961 में यूगोस्लाविया में
यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, ठीक है, नेम का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें 25 कंट्री ने भाग लिया था। ये वो कंट्री है जो दोनों गुटों के संपर्क में नहीं थी, दोनों गुटों का साथ नहीं दे रही थी। ये कैसी थी? ये उपनिवेश जो गुलाम थे, जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, ऐसी कंट्रियां थी, और ये गुट निरपेक्ष थे, इन्होंने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट, इसका आंसर सही हो जाएगा ये सभी, है ना। नेक्स्ट, सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, अमेरिका। ठीक है, सीटो और सेटो जैसे संगठन बनाए थे किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा ये संगठन बनाए गए थे। नेक्स्ट, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टुवार्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, टुवार्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली संबंधी सुधार के लिए ये रिपोर्ट दी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका एक हिस्सा था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अमेरिका। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बताया दो गुट मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रही हूँ, एक अमेरिका का गुट है, एक सोवियत संघ का है। तो अमेरिका वाला जो गुट है वो कैसा गुट है? पूंजीवादी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि अमेरिका वाला गुट कैसा है? पूंजीवादी है, जबकि जो सोवियत संघ वाला गुट था वो कैसा था? वो साम्यवादी। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? देखिए अभी जब गुट निरपेक्ष वाला क्वेश्चन था तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे देश जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनने अपना एक अलग आंदोलन किया, अपना एक अलग कह सकते हैं हम कि एक अलग संस्था बना ली, समझ लीजिए, जिसमें जिसको नाम क्या दिया गया? नेम दिया गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट दिया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन दिया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम दोनों ही कंट्री, मतलब ना तो अमेरिका और ना ही सोवियत संघ, किसी का भी साथ नहीं देंगे। तो इनकी पहली मीटिंग हुई थी, तो पहली मीटिंग कहाँ पर हुई है? बेलग्रेड में। कब हुई है? 1961 में हुई है। ठीक है, और इसमें कितनी कंट्री ने? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 25 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, सक्रिय और हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, शीत युद्ध के समय भारत की क्या नीति थी? तो देखिए हमको ऐसा अभी तक जो हम पढ़ के आए तो हमको ऐसा लगा कि भारत ने तो अपने कदम पीछे कर लिए थे, कि भारत ना तो अमेरिका के सपोर्ट में था ना ही सोवियत संघ के सपोर्ट में था, तो फिर सक्रिय और हस्तक्षेप की नीति कैसे रही? तो देखिए गुट में शामिल नहीं होना ये तो भारत की विदेश नीति रही है, इसीलिए भारत की विदेश नीति को गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता था। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति को कहा गया है क्योंकि वो दोनों ही गुट में शामिल नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी ये जो नीति थी ये ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय थी। कैसे? क्योंकि भारत ने दोनों गुटों के बीच जो मौजूद मतभेद था उसे बहुत कम करने की कोशिश करी थी, और साथ ही साथ पूरी कोशिश करी कि ये जो मतभेद है वो मतभेद तक ही रहे, या तो सॉल्व हो जाए लेकिन इससे आगे ना बढ़े, मतलब युद्ध की स्थिति बिल्कुल ना आए। मतलब एक कंप्लीट हस्तक्षेप तो हो रहा था भारत की तरफ से, और भारत बहुत सक्रिय था इनका जो बीच में मतभेद चल रहा था उसके लिए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? सक्रिय और हस्तक्षेप। नेक्स्ट, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ए, 1945 के बाद। 1945 के बाद क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, और उसके बाद ही स्टार्ट हो गया था शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो वो किसके बीच हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। तो अलग अलग देश बढ़ गए। ठीक है, कुछ देश इसके साथ, कुछ देश इसके साथ, तो दो ध्रुवीय युद्ध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 1945 में जो दोनों महाशक्तियां अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने में तुली हुई थी, अमेरिका चाहता था कि मेरे प्रभाव का दायरा बढ़े, सोवियत संघ चाहता था मेरे प्रभाव का दायरा बढ़े, और इससे क्या हो गया था? ये दो गुटों में तो बढ़ गए थे। ऐसे में किसी भी देश के लिए बस एक ही रास्ता था कि इनमें से किसी एक गुट में शामिल हो जाओ और खुद की रक्षा कर लो। तो ऐसे ही चल रहा था, देश जितनी कंट्रीज थी एक एक करके दोनों में से किसी एक का हिस्सा बनते जा रहे थे, मगर नेम जो था वो इनसे अलग था, मतलब जो औपनिवेशिक कंट्रियां थी वो इसका हिस्सा नहीं बनी थी। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब से हुआ है? 1945 के बाद से, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ उसके बाद से। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कई बार पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, 25 दिसंबर 1991। ठीक है, आपको याद रखना है जब क्या हुआ है, सोवियत संघ का विघटन हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सोवियत संघ है वो यूएसएसआर, ठीक है, क्या कहलाता है वो, यूएसएसआर कहलाता है सोवियत संघ। इसमें टोटल 15 स्वशासित गणतंत्र देश थे, या इसका संघ था ये, स्वशासित गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र का संघ था, क्या, सोवियत संघ। ठीक है, कितनी कंट्री थी इसमें, कई बार पूछा जाता है कि सोवियत संघ में कितनी कंट्री थी, तो 15 कंट्री थी। ठीक है, संघ के प्रशासन और जो अर्थव्यवस्था है उस पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण रहता था। ठीक है, ये अलग अलग 15 गणतंत्र तो थे, ये संघ का हिस्सा थे, लेकिन इनके प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का ही नियंत्रण होता था। अब देखिए जो सोवियत संघ का विघटन हुआ है इसके कई सारे कारण हैं। इसके अगर हम कारण देखने जाएं तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक दल का प्रभुत्व। ठीक है, सोवियत संघ में एक दल का ही प्रभुत्व चल रहा था, मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ में और वही कंटिन्यू शासन कर रही थी, और जनता की जो इच्छा थी, जनता की इच्छा को भी पूरा करने में ये असमर्थ रही। ये एक रीज़न रहा है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा हम देखें तो जो साम्यवादी व्यवस्था थी, मतलब कम्युनिस्ट जो व्यवस्था थी वो सत्तावादी थी। ठीक है, सत्तावादी मतलब इसने क्या किया था, जनता के जो अधिकार हैं ज़्यादातर उसे क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और जो निजी संपत्ति रखने की बात थी उसे भी समाप्त कर दिया था, और सारे अधिकार किसके पास थे, सरकार के पास थे। तो ये जनता को पसंद नहीं था, तो एक दिन ये होना ही था कि इसका विघटन हो जाए। साथ ही साथ में क्या हुआ, विघटन हो गया, उसके बाद संसाधन, जो इनके पास संसाधन थे उसका भी सही यूज़ नहीं हो रहा था। उसके अलावा पश्चिमी देश की तुलना में, इन लोग को पता था कि पश्चिमी देशों की तुलना में जो सोवियत संघ है वो कैसा है, वो पिछड़ गया है, मतलब वो बहुत आगे बढ़ गए हैं पश्चिमी देश, और सोवियत संघ बहुत पिछड़ गया है। और इसके अलावा विचार और अभिव्यक्ति की, है ना, विचार और अभिव्यक्ति की भी इनको आज़ादी नहीं दी गई थी। तो इतने कई सारे रीज़न थे जिसके कारण क्या हुआ है, सोवियत संघ का विघटन हुआ है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है बी। सही आंसर इसका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है सी, अक्टूबर 1990। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको पूरा जर्मनी का एकीकरण का वीडियो पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जर्मनी का एकीकरण ज़रूर देख लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 3 अक्टूबर 1990 यानी कि 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में जाइए, जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो हैं ज़रूर देख लीजिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते मेरे वीडियो को, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं वीडियो रियल में बनाऊँ या ना बनाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मुझे चैनल को शायद बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी, नहीं तो फिर लास्टली मुझे चैनल ही बंद करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया। देखिए हमने जापान का इतिहास देखा था, तब भी हमने ये क्वेश्चन देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1945 में। देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, ठीक है, कहाँ पर, हिरोशिमा में, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया था अमेरिका ने। ठीक है, हिरोशिमा में कौन सा गिराया था बम, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसने गिराया था लिटिल बॉय, और नागासाकी में गिराया था फैटमैन। तो ये बॉम्ब के नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप जापान के इतिहास के वीडियो में इसे डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। ठीक है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर हो जाएगा सी, 1914 से 1918 तक क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 में कब से, तो 28 जुलाई 1914 से लेकर कितने नवंबर तक, 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, इससे आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे।
ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है बी 12। ठीक है, जब नाटो की स्थापना हुई उस टाइम पे कितने सदस्य थे? तो नाटो में 12। ठीक है, आपको याद रखना है नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नाटो का पूरा नाम है। देखिए, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप, अभी हमने देखा कि दो गठबंधन बन गए, एक अमेरिका का है, एक सोवियत संघ का है। तो जो अमेरिका वाला है वो क्या कहलाता है? पश्चिमी गठबंधन। तो इस पश्चिमी गठबंधन ने क्या किया? इसने स्वयं को एक संगठन के रूप में बना लिया। ठीक है, स्वयं को कैसा बना लिया? एक संगठन के रूप में बना लिया। नाम क्या दिया उसको? नाटो। ठीक है, और ये संगठन कैसा था? इन्होंने 1949 में, कब करी नाटो की स्थापना? तो 1949 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? इसमें जो 12 कंट्री शामिल थी, ये संगठन ने घोषणा कर दी कि अब अमेरिका या यूरोप के ये जो देश हैं, मतलब ये जो 12 देश हैं, अगर इनमें किसी का भी हमला होता है, कोई भी इन पर हमला करता है, तो ये नाटो के जितने सदस्य हैं वो पूरे के पूरे दूसरे, मतलब जिसने हमला किया है उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि ये जो देश हैं 12 के 12, ये एक दूसरे से साथ मिलकर रहेंगे। अगर कोई एक इनका दुश्मन है, किसी एक का दुश्मन है, तो वो मत समझ लो कि 12 के 12 का दुश्मन है। ठीक है, अगर किसी एक पे भी हमला होता है तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो आपको याद रखना है सही आंसर क्या है? 12। नेक्स्ट, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? तो बहुत इजी हो गया है अभी इसका सही आंसर देना। सही आंसर क्या है? सी, 2 खेमों में, है ना, 2 खेमों या 2 गुट में, क्योंकि मैंने बताया 2 खेमे में तो बट ही गया था। ठीक है, तो पूरा विश्व धीरे धीरे करके आधी कंट्रियां यहाँ आ रही थी, आधी कंट्रियां यहाँ आ रही थी, तो ये कितने में? 2 खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ के महासचिव। ठीक है, आपको याद रखना है मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो वो सोवियत संघ के महासचिव थे। ठीक है, सोवियत संघ के महासचिव, साथ ही साथ में एक रूसी राजनेता थे। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इनका नाम बहुत पूछा जाता है और इन्हें शांति के नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, कहीं और नहीं तो केबीसी में ज़रूर पूछेगा ये, तो इसलिए आपको याद रखना है मिखाइल। देखिए, अब इनका नाम इतना फेमस क्यों है? देखिए, यूएसएसआर में इन्होंने, मतलब सोवियत संघ में इन्होंने सुधार नीति लागू की थी। इनके द्वारा क्या हुआ था? सुधार नीति लागू की गई थी। इन्होंने जो सुधार नीति लागू की थी वो थी पुनर्रचना और खुलेपन की नीति। पुनर्रचना और खुलेपन की नीति। ये भी पूछा जाता है कि पुनर्रचना और खुलेपन की नीति किसके द्वारा दी गई है? तो मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा ये दी गई है, जो एक रूसी राजनेता और सोवियत संघ के महासचिव थे। देखिए, जो इनकी नीति थी, इस नीति को इन्होंने लागू किया, तब जाके सोवियत संघ को ये पता चला कि आर्थिक प्रगति के मामले में जो पश्चिमी जगत है वो तो इनसे बहुत आगे है, मतलब जो सोवियत संघ है वो तो बहुत पिछड़ा रह गया है। और इसी जानकारी के बाद क्या हुआ कि जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो भंग हो गई। साम्यवादी जो व्यवस्था है वो भंग हो गई इन्हीं के, किसके बाद? इन्हीं के नीति के बाद। जो इनकी नीति कौन सी है? पुनर्रचना और खुलेपन की नीति। इसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ के लोग हैं, मतलब कि रूस के या यूएसएसआर के, सोवियत संघ के जो लोग हैं, उन्होंने क्या चाहा कि अब तो हमारे देश का हमको विघटन चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो क्या हो रहे हैं? हमसे आगे निकल गए और हम तो बहुत पीछे रह गए। तो ये जानकारी इनको कैसे मिली? जब एक सुधार हुआ इनके इसमें, पुनर्रचना और खुलेपन की नीति आई, तब जाके ये साम्यवादी, मतलब ये जो रूस के लोग हैं, इनको पता चला और साम्यवादी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से भंग हो गई। एक तरीके से हम इस नीति को अनुरूप के बदले प्रतिरूप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अच्छा करने आई थी लेकिन इसके बदले बुरा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीति थी वो गलत थी या बुरी थी, नहीं, वो नीति एकदम सही थी, लेकिन इसे पेश करने का समय गलत था। ठीक है, इसके पेश करने का समय गलत होने के कारण ही ये रूस के विघटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए। ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 1939। ठीक है, आपको 39 करना है, इसको करेक्ट कर लेना। कब से कब तक चला है? 1939 से 1945 तक। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से
1945 तक चला है। उसमें लगभग 70 देशों ने भाग लिया है और इसमें भी 2 गुट थे, एक मित्र राष्ट्र था, दूसरा धुरी राष्ट्र था। इनके बीच युद्ध हुआ था और मित्र राष्ट्र की जीत हो गई थी। तो आपको ये याद रखना है। 1 सितंबर 1939 और 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हो गया था। नेक्स्ट, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा गया है ये। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। नेक्स्ट, धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी गया, इसलिए आपको याद रखना है। सही आंसर है ए, जर्मनी, इटली और जापान। ये कौन से राष्ट्र थे? धुरी राष्ट्र थे। नेक्स्ट, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, अमेरिका के लिए। जो क्यूबा का मिसाइल संकट था वो किसके लिए था? अमेरिका के लिए था। देखिए 1962 में, अक्टूबर 1962 में, अगर हम परफेक्ट डेट देखी जाए तो 16 अक्टूबर 1962 से लेकर 28 अक्टूबर 1962 तक ये क्यूबा का मिसाइल संकट चलते रहा था। देखिए क्यूबा का जो मिसाइल संकट है, इसमें क्या हुआ था? क्यूबा जो था, क्यूबा का जुड़ाव किसके साथ था? क्यूबा का ज़्यादा जुड़ाव था सोवियत संघ के साथ। ठीक है, अब सोवियत संघ के साथ इसका जुड़ाव होने के कारण क्यूबा और सोवियत संघ ने मिलकर क्या किया? क्यूबा में जगह देखकर, मतलब चोरी छुपे जगह देखकर बहुत सारी मिसाइलें छिपा दी। ठीक है, अब ये मिसाइलें छिपाने के कारण क्या हुआ? इसके कारण इन हथियारों की तैनाती से पहले अब अमेरिका बहुत नज़दीक और निशाने पे आ गया था इन मिसाइलों के, क्योंकि क्यूबा में करा था तो बहुत नज़दीकी हो गई थी किसके साथ? अमेरिका के साथ। ठीक है, इससे अब क्या हुआ? अमेरिकी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि क्यूबा में ही मिसाइल ने चोरी छिपे लगा दी थी। किसने मिलके? क्यूबा और सोवियत संघ ने मिलकर। अब इससे क्या हुआ? अमेरिकी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया। तो सोवियत संघ की ये बात अमेरिका को पहले पता नहीं थी, पर 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को ये पता चली। तो इसके जवाब में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अमेरिकी जंगी बेड़ों को क्या कर दिया? सोवियत संघ के जहाज़ों को रोकने के लिए रख दिया या कह दिया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ? ये फिर से एक मतभेद वाली ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध होकर ही रहेगा। तो इसी जो संकट की घड़ी थी, इसी को कहा जाता है क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है, जो क्यूबा में मिसाइल लगा दी गई थी अमेरिका के लिए, तो यही क्या कहलाया? क्यूबा का मिसाइल संकट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सर्वप्रथम सफल बैठक कहाँ, कब और कहाँ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सन 1961 में बेलग्रेड में। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, नेम नॉन अलाइंग मूवमेंट, और इसकी पहली बैठक कब हुई है? 1961 में हुई है। कहाँ पर हुई है? बेलग्रेड में हुई है। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर इसका हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी नेम आता है या गुट निरपेक्ष आंदोलन पूछा जाता है तो उसके सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? सही आंसर हो जाएगा ए, यूरोप, क्योंकि जितना कुछ हुआ वो सब यूरोप में ही हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ के साथ जितनी कंट्रियाँ सब यूरोप की कंट्रियाँ, कुछ वेस्ट कंट्रियाँ, कुछ ईस्ट कंट्रियाँ। तो महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना था। नेक्स्ट, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे? ठीक है, तो सही आंसर बी, अमेरिका और सोवियत संघ। क्यों? क्योंकि इन्हीं को महाशक्ति बनना था, मतलब ये विश्व में खुद को महाशक्ति घोषित करना चाहते थे, खुद अकेले को। इसीलिए क्या हुआ? ये चाहता था कि हम महाशक्ति हैं, अमेरिका चाहता था हम महाशक्ति हैं, इसलिए दोनों के बीच क्या हो गया? शीत युद्ध हो गया। शीत युद्ध का क्या मतलब है? कोई युद्ध नहीं है, अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया है, ये सिर्फ मतभेदों से लड़ा हुआ युद्ध है, इसीलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है या कोल्ड वॉर कहा जाता है। किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया? तो अभी मैंने आपको समझाया, सही आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन्हीं को महाशक्ति बनने की होड़ थी, इसीलिए शीत युद्ध हुआ था। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज
के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।